Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार्ज स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। जिनके आने की उम्मीद में पाकिस्तान ने आंखें बिछा रखी थी, वो नहीं आए। वो भारत आए, G20 समिट में हिस्सा लिया, अलग से डील भी की, मगर ना आते वक्त और ना ही लौटते वक्त पाकिस्तान में रुके। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS की। वो 9 से 11 सितंबर तक भारत में थे। दौरा खत्म हुआ तो सीधे अपने मुल्क निकल गए। पाकिस्तान ने संकेत दिया था कि MBS लौटते टाइम कुछ घंटों के लिए उनके यहाँ पर रुकेंगे। नहीं रुके तो बात निकली कि उन्होंने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान पिछले बरस ही MBS की बाट जो रहा है। नवंबर 2022 में दौरा फिक्स हो चुका था, मगर ऐन मौके पर तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। चाहे कर्ज की जरूरत हो या किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, वो सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ जाता है। जानकारों का कहना है कि MBS की बेरुखी से उसको बड़ा झटका लगा है। तो आज हम जानेंगे सऊदी अरब की बेरुखी की वजह क्या है और सऊदी अरब पाकिस्तान संबंधों का इतिहास क्या है। ये तो होगा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर भी पाकिस्तान से ही जुड़ा है। आपको बताएंगे लंदन के स्टैनहोप हाउस में बैठा कौन व्यक्ति पाकिस्तान चला रहा है और 21 अक्टूबर को क्या बवाल होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी पाकिस्तान की। चैप्टर 1, सऊदी अरब पाकिस्तान संबंध। तारीख 1 सितंबर 2023। पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, क्राउन प्रिंस MBS भारत जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान भी आएंगे? जवाब मिला, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 4 सितंबर को पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा था? सरकार MBS को पाकिस्तान बुलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जब तक दोनों तरफ से सहमति नहीं आ जाती तब तक ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर विजिट फाइनल हुई तो भी MBS कुछ घंटों के लिए ही पाकिस्तान में रुकेंगे। लेकिन पाकिस्तान इतना बेसब्र क्यों था? द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ही रिपोर्ट में कामरान यूसुफ ने इसकी वजह बताई। पॉइंट्स में इसे जान लेते हैं। नंबर 1, पिछले कुछ समय से अधिकतर देश पाकिस्तान और भारत के साथ संबंधों को अलग अलग करके देखने लगे हैं। खाड़ी के देश इस मामले में अपवाद हैं। उन्होंने भारत के साथ रिश्ते को पाकिस्तान से जोड़कर देखा है। मसलन 2019 में MBS भारत आए तो पाकिस्तान भी गए थे। सरकार को लगता है कि अगर उन्होंने प्लान बदला तो जनता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 2, पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट में है। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ रहा है। इसमें न सिर्फ ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है बल्कि उनके नियम भी मानने पड़ते हैं। इसके बरक्स सऊदी अरब ने हमेशा से उदार दानदाता की भूमिका पाकिस्तान के लिए निभाई है। पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सऊदी अरब के पैसों से बने हैं। हाल के दिनों में भी उसने अरबों डॉलर की मदद दी है। सरकार को उम्मीद थी कि MBS के आने से और पैसा आएगा और सऊदी अरब के बाकी पड़ोसी भी पाकिस्तान में निवेश करेंगे। ये तो थी पाकिस्तान की उम्मीद। अब आपको बता दें कि असल में क्या हुआ। 9 सितंबर को MBS भारत आए, G20 समिट में हिस्सा लिया। सऊदी अरब G20 का स्थायी सदस्य है। उसी रोज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी कि GBA लॉन्च किया गया और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी। सऊदी अरब दोनों का हिस्सा बना। 10 सितंबर को G20 समिट खत्म हो गई। अधिकतर देशों के नेता वापस लौट गए मगर MBS रुके रहे। 11 सितंबर को उनका राजकीय दौरा शुरू हुआ। ये MBS की दूसरी राजकीय यात्रा थी भारत में। इससे पहले वो फरवरी 2019 में स्टेट विजिट पर आए थे। इस बार के दौरे में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक हुई। SPC की स्थापना हुई थी साल 2019 में। इसके तहत एक हाई लेवल काउंसिल आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। सऊदी अरब ने यह व्यवस्था भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के साथ लागू की है। बैठक में और भी कई अहम प्रोजेक्ट्स पर साइन हुए और आगे की योजना बनाई गई। दोनों पक्षों ने बातचीत को सफल बताया, कहा कि संबंध को और बेहतर बनाया जाएगा। स्टेट विजिट के बाद MBS अपने डेलीगेशन के साथ भारत से निकले। चर्चा थी कि उनका प्लेन अब पाकिस्तान में उतरेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। प्लेन सीधा सऊदी अरब चला गया और इसने सबको हैरान कर दिया। आमतौर पर सऊदी अरब के नेता अगर भारत आते हैं तो पाकिस्तान भी जाते हैं या अगर पाकिस्तान जाए तो भारत आते हैं। इस बार ये परंपरा उल्टी पड़ गई। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और वेस्ट एशिया मामलों के जानकार मुदस्सिर कमर से पूछा, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सऊदी अरब भारत को तरजीह देने लगा है? देखिए, एक चीज ये है कि भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं
उनको उन्होंने पहले पहले तो वो पाकिस्तान को तरजीह देते थे। फिर एक तरह से बैलेंसिंग शुरू की कि जब भी कुछ बात होती थी भारत से संबंध बढ़ाने की, तो बीच में पाकिस्तान का मुद्दा भी आ जाता था। अब ऐसा नहीं रहा, और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह इकोनॉमी। भारत एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमी है, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, G20 इकोनॉमी है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो गल्फ के देश हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, ये भी बहुत तेजी से इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रहा है। तो और पाकिस्तान की अभी हालत देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही जर्जर अवस्था में है, और एक तरह से पाकिस्तान सऊदी अरब पे एक लिएबिलिटी बन चुका है, अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात करें। और उसके अलावा भी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का मामला हो, टेररिज्म का मामला हो, और भी बहुत सारी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब भारत को प्रिफर करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। चर्चा है कि सऊदी अरब धीरे धीरे पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान दोस्त की बजाय बोझ बनता जा रहा है। 2019 के बाद से एमबीएस पाकिस्तान नहीं गए हैं। 2022 में ऐन मौके पर विजिट पोस्टपोन कर दी थी। हालिया घटना के बाद सुर बिगड़े बिगड़े दिखाई देते हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, सऊदी पाकिस्तान रिलेशन में कुछ तल्खियां आई हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में। उसकी कई वजह है। एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान जब 2019 में भारत ने कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया आर्टिकल 370 का, उस पे पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था, और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, कि सऊदी बिल्कुल खुल के पाकिस्तान की तरफ खड़ा हो जाए और भारत को इस मामले में क्रिटिसाइज करे, या फिर कश्मीर के इशू को वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे उठाए। और इस पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जिसका सऊदी एक मेजर लीडिंग कंट्री है, वहां भी उठाए। तो इस पे सऊदी अरब पाकिस्तान में एक तलखी आ गई, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा करना नहीं चाहता था और नहीं किया, क्योंकि उसको सऊदी अरब को जो भारत से उसके रिश्ते हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हो चुका है, और वो कश्मीर के मामले को बहुत अच्छे से अब समझ चुका है कि ये एक सेंसिटिव मामला है, और इसको सिर्फ एक मुस्लिम मामले की तरह नहीं देखा जा सकता है। जबकि पाकिस्तान कोशिश हमेशा से ये करता रहा है, शुरू से 1947 से ही, कि कश्मीर को एक मुस्लिम मामला बना के इंटरनेशनलाइज किया जाए पूरी दुनिया में। और काफी हद तक अर्ली स्टेजेस में ये सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे सऊदी अरब और बहुत सारे और देश ये समझ गए हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है, और इस वजह से एक तल्खी आई। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की कि एक पैरेलल इस्लामिक समिट करे 2019-20 में, तो उस पे भी सऊदी अरब नाराज हो गया पाकिस्तान से। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए जो कि सऊदी के खिलाफ थे। फिर उसमें सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लोन देता रहता है हमेशा से, उसको वापस लेने की बात भी की थी, कि आपने जो लोन लिया है वो वापस कर दीजिए। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और अमेरिका में तकरार बढ़ी है। सऊदी अरब चीन और रूस के नजदीक जाता दिखाई दे रहा है। चीन की मध्यस्थता में उसने ईरान से दोस्ती की, और इसी तरह पाकिस्तान भी चीन के करीब आया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कई कॉमन राइवल हैं, कई कॉमन फ्रेंड्स हैं। क्या वे रिश्ते सुधारने में मदद कर सकते हैं? और अगर सऊदी अरब ने सच में पाकिस्तान को डिच कर दिया तो उसके पास विकल्प क्या होगा? देखिए, जब भी कोई कंट्री मीडिएट करके दो कंट्रीज में रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती है कि वो दो कंट्रीज हमारे दोस्त हैं इसलिए हम दोनों का कुछ वो करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंट्रीज कुछ भी इस तरह की इनिशिएटिव लेती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट में या इंडिविजुअल कंट्रीज के इंटरेस्ट में लेती हैं, जिसको समझना पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, उसकी वजह से ही वो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। और ये अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कम हो जाए। जहां तक बात यह है कि क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कंप्लीटली डिच कर चुका है,
उस पे मैं ये कहूंगा कि ये कंप्लीटली डिच करने की बात नहीं, यहाँ पे भी एक इंटरेस्ट की बात होती है। आप अगर आज के डेट में पाकिस्तान कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाता है अफगानिस्तान की तरह, तो ये किसी के लिए भी फायदे की बात नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, या दूसरी कंट्रीज, क्योंकि वो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेररिज्म है। तो कंप्लीटली डिच करने की बात नहीं है। मसला यह है कि इंटरेस्ट कितना अलाइन करता है दो कंट्रीज का, और उसके बेसिस पे वो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस अपनी डिसाइड करते हैं, और यही चीज सऊदी और पाकिस्तान के मामले में भी देखी जा सकती है। ये तो हो गई हाल की बात। अब एक नजर डालते हैं दोनों देशों के संबंधों के इतिहास पर। सऊदी अरब और पाकिस्तान में काफ़ी अंतर है, मसलन दोनों की सीमा एक साथ नहीं लगती, उनके बीच तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला है। सऊदी अरब में राजशाही चलती है, पाकिस्तान में चलता है इस्लामी गणतंत्र। सऊदी अरब कच्ची तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में गिना जाता है, पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भंडार नहीं मिला है। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इसके बावजूद दोनों देश करीब कैसे आए? दरअसल अंतर के बरक्स कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों देशों की बुनियाद में इस्लाम है, दोनों ही जगहों पर सुन्नी मुस्लिमों का वर्चस्व है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में आते हैं। ये कनेक्शन दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। अब टाइमलाइन आपको बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक संबंधों की शुरुआत हुई थी 1940 में। तब मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अहम मुल्क की मांग कर रही थी। उसी बरस सऊदी अरब के तत्कालीन राजा अब्दुल अजीज ने अपना डेलीगेशन कराची भेजा। उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की और पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान नए मुल्क के तौर पर सामने आया। सऊदी अरब उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में से था। 1951 में मैत्री संधि हुई। 1965 में भारत पाक युद्ध में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। 1971 के युद्ध में भी सऊदी ने भारत का विरोध किया, जबकि पाकिस्तान की हर तरह से मदद की। इससे पहले ही हजारों पाक सैनिकों को सुरक्षा देने के लिए सऊदी अरब भेजा जा चुका था। 1969 में यमन ने हमला किया तो पाकिस्तानी पायलट्स ने ही मोर्चा संभाला था। 1979 में आतंकियों ने मक्का में पुरानी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, तब पाकिस्तान ने मदद के लिए अपनी स्पेशल फोर्स भेजी थी। 1979 में सोवियत अफगान वॉर हुआ, सऊदी अरब ने मुजाहिदीनों को पैसा दिया, पाकिस्तान को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली। फिर 1980 में इराक ईरान युद्ध शुरू हुआ। नक्शा आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इराक की दक्षिणी सीमा सऊदी अरब से लगती है, जबकि ईरान और सऊदी के बीच में सिर्फ पर्शिया की खाड़ी है। इस युद्ध से सऊदी अरब को खतरा महसूस हुआ। फिर पाकिस्तान ने 15,000 से अधिक सैनिक भेजे थे। युद्ध खत्म होने के बाद भी कुछ को वहीं रखा गया। ये सैनिक सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देने में जुट गए। मौजूदा समय में भी पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात हैं। 1990 में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी खटास आई। उस बरस इराक ने कुवैत पर हमला किया था। पाक आर्मी के तत्कालीन चीफ मिर्जा असलम बेग ने सद्दाम को सपोर्ट किया, जबकि सऊदी अरब सद्दाम हुसैन के खिलाफ था। हालांकि मनमुटाव जल्द ही मिट गया। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस सरकार को सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी, यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरब। 1998 में पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण किया। सऊदी उसके साथ खड़े होने वाले चुनिंदा देशों में से था। उसने बाकायदा बधाई दी थी। जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तब कम कीमत पर तेल देने का भरोसा भी दिया। रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पैसा सऊदी अरब ने ही दिया था। लंबे समय तक सऊदी अरब पाकिस्तान के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी था। और फिर आता है 1999 का साल। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कुर्सी से उतार दिया, नजरबंद कर दिया। कुछ समय बाद पूरे शरीफ परिवार को निर्वासन में भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? सऊदी अरब। वहाँ शरीफ फैमिली का बिजनेस है, अरबों की संपत्ति है। आज के समय में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बाद सबसे ज्यादा नवाज शरीफ की ही चलती है। 1999 के बाद एक बड़ा वाकया हुआ 2006 में, जब सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज पाकिस्तान के दौरे पर आए। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, प्रधानमंत्री शौकत अजीज, विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान, चारों प्रांतों के मुख्यमंत्री और तीनों सेनाओं के मुखिया इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान में सऊदी के शासकों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। फरवरी 2019 में जब MBS गए थे तो सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी थी।
पाकिस्तान का फैसलाबाद शहर पहले लयालपुर के नाम से जाना जाता था। सऊदी अरब के किंग फैजल की याद में इसका नाम फैसलाबाद किया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मशहूर फैजल मस्जिद भी उन्हीं के नाम पर है। ये तो हो गई मधुर संबंधों वाली बात। तलखी कहाँ आई? हालिया समय में 2 उदाहरण इसके सामने आते हैं। पहला है साल 2015 का, जब सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले किए। तब उन्होंने पाकिस्तान को भी सेना भेजने के लिए कहा था, मगर पाकिस्तान ने उस वक्त मना कर दिया। बाद में उन्होंने सेना जरूर भेजी, लेकिन कहा कि ये सैनिक बॉर्डर पार नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण है 2020 का। अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा लिया, मगर ना तो सऊदी अरब और ना ही OIC ने कड़ी आलोचना की। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये 1969 में बना था। 57 मुस्लिम बहुल देशों का ये संगठन है। सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। अगस्त 2020 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुले तौर पर OIC की आलोचना की। कहा कि हम अलग से मीटिंग बुला लेंगे। इससे सऊदी अरब भी गुस्सा हुआ। उसने कर्जा लौटाने तक के लिए कह दिया था। इसके फौरन बाद फौज ने एक डेलीगेशन सऊदी अरब भेजा। कुरैशी को भी अपना लहजा नर्म करना पड़ा। वो OIC की तारीफ करने लगे। मई 2021 में तत्कालीन PM इमरान खान सऊदी अरब गए, तब जाकर संबंध पटरी पर आ सके थे। हाल के आर्थिक संकट में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की काफी मदद की है। हालांकि उसने ना तो कश्मीर पर अपना रुख बदला है, ना ही क्राउन प्रिंस या किंग ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जबकि भारत में उनका दौरा भी हुआ है। और इस बीच में भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब का काम एक दूसरे के बिना चल सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इतिहास की बात करें तो दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद बहुत ही घनिष्ठ कह लें संबंध सऊदी अरब और पाकिस्तान में रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी के मिलिट्री के लोग हमेशा से सऊदी मिलिट्री को वहाँ के सिक्योरिटी के के बारे में एडवाइस करते रहे हैं। जैसा आप बता रहे थे, 1960 में भी पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री के कुछ लोग भेजे थे वहाँ, जब यमन से सऊदी को एक थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट की चीज थी। उसके अलावा 1990 में देखें, जब कुवैत पे इराक ने हमला किया था और उसको एनेक्स कर लिया था, उसके बाद गल्फ वॉर हुआ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी मात्रा में मिलिट्री के लोग पाकिस्तान के वहाँ गए थे और वहाँ एक तरह से मिलिट्री बेस में रह रहे थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा भी अभी अगर देखें तो सऊदी अरब ने एक पिछले 4-5 साल पहले एक एंटी टेररिस्ट एसोसिएशन बनाया था, मिडल ईस्ट एसोसिएशन फॉर काउंटर टेररिज्म और समथिंग लाइक दैट। तो उसके जो अभी चीफ हैं वो फॉर्मर पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ हैं, राहिल शरीफ। तो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशन हिस्टोरिकली रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान, लेकिन इन पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। जैसे यमन पे जब सऊदी अरेबिया एक अलायंस बना के 2014-2015 में एक मिलिट्री इंटरवेंशन किया, वहां हूथी जो अपराइजिंग हुई थी उसको दबाने के लिए, तो पाकिस्तान से भी मदद मांगी थी। उस वक्त पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने ये मदद देने से रिफ्यूज कर दिया। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वापसी की तारीख पता चल गई है। उनके भाई और पूर्व PM शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। 12 सितंबर को इसका ऐलान लंदन में किया गया। लंदन में क्यों? क्योंकि 2019 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद से नवाज लंदन में ही रह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? दरअसल 2006 में पनामा पेपर्स लीक में नवाज शरीफ का नाम आया। आरोप लगे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश में संपत्ति खरीदी और उसकी जानकारी छिपाई। लीक के टाइम नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा। 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 10 बरस की सजा सुनाई गई। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की बेल दी। नवाज इलाज कराने लंदन गए, फिर वापस नहीं लौटे। और इस बीच क्या क्या हुआ? जब नवाज शरीफ लंदन गए थे तब इमरान खान की सरकार थी। अप्रैल 2022 में उनकी पार्टी इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। उन्हें साथ मिला बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का।
इमरान की सरकार गिर गई, नवाज के छोटे भाई शहबाज प्रधानमंत्री बन गए। सरकार की कमान तो शहबाज के पास थी, मगर असली डोर नवाज के हाथों से बंधी थी। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता था, पूरी कैबिनेट उड़कर नवाज के बंगले पर जाती थी। वहां जो कुछ डिसाइड होता था वही ऐलान किया जाता था। कई लोगों ने कहा भी कि पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद से नहीं बल्कि लंदन से चल रही है। हालांकि ताकतवर भूमिका में होने के बावजूद नवाज वापस नहीं लौटे। कहा गया कि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। लंदन में रहते हुए उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की भी आलोचना की थी, ये भी उनके खिलाफ जा सकती थी। फिर 9 अगस्त 2023 की तारीख आती है। शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली भंग कर दी, कार्यवाहक सरकार बिठाई गई। अनवारुल हक काकड़ को एक्टिंग पीएम बनाया गया। उनकी निगरानी में अगला आम चुनाव होना है। ये फैसला भी नवाज की सहमति के बाद ही लिया गया था। अब नवाज ने खुद वापस लौटने का फैसला किया है। वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। सबसे बड़े विरोधी इमरान खान जेल में है। अगर नवाज चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक दावेदारी उनकी होगी, लेकिन उनकी सजा का क्या होगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।